हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीमोलॉजी में। और आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर कहें स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें आज हम देखेंगे कि एटम क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उस किसका बना हुआ है, कौन इसका टर्म दिया है, साइज कितना होता है। ठीक, तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आइए टाइम ना लेते हुए हम बात करते हैं एटम की। एटम क्या है? एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर और सब्सटेंस और एलिमेंट। एलिमेंट का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा यूनिट, एक छोटा सा पार्टिकल क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। मतलब कि एलिमेंट किसका बना हुआ है? एटम का बना हुआ है। बात करें डिफिनेशन की, तो एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। दूसरे तरह से डिफिनेशन की बात करें तो अ पार्टिकल ऑफ मैटर दैट इज यूनिकली डिफाइन अ केमिकल एलिमेंट्स। मतलब कि कोई भी मैटर है, उसका एक बेसिक पार्टिकल, एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, वो क्या करता है? एक एलिमेंट को डिफाइन कर देता है। कैसा एलिमेंट है वो, किसके साथ कैसा रिएक्शन करेगा, हर चीज उसको बता देता है, उसके एक एक प्रॉपर्टी को बता देता है। यूनिक फीचर होता है उसका। तो एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट और मैटर। डिफिनेशन ये भी है। दूसरी बात करें डिफिनेशन की, तो अ बेसिक पार्टिकल ऑफ मैटर दैट यूनिकली डिफाइन अ केमिकल एलिमेंट इज नोन एज एटम। एटम टर्म कहां से आया है? एटम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले यह टर्म आया है ग्रीक टर्म से। ग्रीक टर्म एटोमॉस से। एटोमॉस, जिसका मतलब होता है अनकटेबल। अनकटेबल मतलब जिसको हम काट नहीं सकते। वो बन गया है तो बन गया है, अब उसको हम डिवाइड तक नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, कितना भी कुछ भी करें। एटम कितना छोटा होता है, बहुत छोटा है, कैसे काटेंगे उसको, किससे काटेंगे? और वैसे भी एटम इतना छोटा होता है, ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है कि उसको हम देख नहीं सकते, तो काटने की बात ही दूर है। एटोमॉस का मतलब अनकटेबल, यहां से ये टर्म आया है, यहां से ये एटम टर्म बना है। एटोमॉस, एटोमॉस। ये एटोमॉस टर्म दिया किसने? एक ग्रीक केमिस्ट थे, ग्रीक केमिस्ट, जिनका नाम था डेमोक्राइटस। डेमोक्राइटस इनका नाम था, एक ग्रीक केमिस्ट थे। इन्होंने ये टर्म दिया था ड्यूरिंग 400 BC, बिफोर क्राइस्ट की बात है। उस समय ड्यूरिंग 400 BC में इन्होंने बताया था कि एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसको हम एटॉमॉस कहते हैं, जिसको हम कट नहीं कर सकते। उसी को बाद में चल करके क्या बता दिया गया कि ये क्या होता है? एटम होता है। ऐसे ही एक साइंटिस्ट हमारे इंडिया के भी थे, जिन्होंने एलिमेंट के बारे में बताया था कि सबसे पहले बहुत पहले, बिफोर क्राइस्ट की वो भी बात है, महर्षि कणाद। महर्षि कणाद, इन्होंने एलिमेंट का डिस्कवरी किया था बहुत साल पहले, हजारों साल पहले। और उस एलिमेंट को एलिमेंट ना कह के, क्योंकि हमारे देश में इंग्लिश उस समय नहीं बोली जाती थी, तो एलिमेंट ना कह के उन्होंने उसको क्या कहा था?
तत्व कहा था। और तत्व का मतलब होता है एलिमेंट। तो सबसे पहले एलिमेंट की जो डिस्कवरी किया था वो कौन थे? महर्षि कणाद थे। और ये इन्होंने बताया था कि तत्व बना होता है 5 चीजों से, 5 सब्सटेंस से। उसको हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। कौन कौन से तत्व थे? सॉइल, अर्थ, फायर, वाटर एंड स्काई। ये 5 तत्वों से, ये 5 सब्सटेंस से मिल करके क्या बना था? एलिमेंट बना था, ऐसा महर्षि कणाद ने कहा था। मतलब तत्व तब डिस्कवरी हो चुकी थी, बाद में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कुछ साइंटिस्टों ने, फिर हम उसके बारे में जानने लगे। तो ये एटम एराइज हुआ कहाँ से? एटमॉस से। और इसको दिया था किसने? डेमोक्राइटस ने, बिफोर 400 बीसी में। 400 बीसी एग्जैक्ट ये ईयर नहीं है, लगभग अप्रॉक्स की बात करते हैं कि उस समय इन्होंने बताया था। बात करें कि एटम के फादर कौन कहे जाते हैं? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एटम कहा जाता है, या फिर एटम्स फादर कहा जाता है, जॉन डाल्टन को। साइज ऑफ एटम, मैंने कहा एटम बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत सब एटॉमिक पार्टिकल्स बने होते हैं, बहुत छोटे, इतने छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। एटम कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रोस्कोप से भी उसको हम सही से नहीं देख सकते, इतने छोटे होते हैं। कितना साइज होता है इनका? अप्रॉक्स 100 पिकोमीटर, 100 पिकोमीटर, इतना छोटा होता है। बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। इसको देखने के लिए हमें बहुत ही अच्छे एडवांस माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, लगभग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जैसे। इस तरह के माइक्रोस्कोप से हम क्या देख सकते हैं? एटम को देख सकते हैं। एटम किसका बना हुआ है? बात करें तो एटम किसका बना हुआ है? कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल का, मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका यह बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है? नो चार्ज, मतलब न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन कैसे होता है? कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि हम एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो एटम को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स से, और इसमें दिखाया जाता है बहुत सारी चीजें। हम आपको बस बताएंगे 2 ही चीजें, एक एटॉमिक नंबर और दूसरा एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर को हम नीचे रिप्रेजेंट कर देते हैं और एटॉमिक मास को हम ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। ये क्या हो गया? एटॉमिक मास। ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। कुछ किताबों में जेड इधर भी होता है और ये यहाँ होता है, तो इससे कोई बहुत घबराने की बात नहीं है कि सर इसमें ये लिखा है, इसमें वो लिखा है। रिसर्च के अकॉर्डिंग जो भी साइंटिस्ट जैसे भी लिख देता है हम उसको पढ़ लेते हैं बस। तो जेड कभी इधर भी हो या उधर हो, कभी कभी तो ऐसे भी देखने को मिल जाता है।
ये हो गया एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। अब कुछ बात करें कि एटम के कुछ एग्जांपल्स सर बताइए क्या होते हैं एटम के एग्जांपल्स। तो एटम एक सिंगल यूनिट है, सिंगल पार्टिकल है एलिमेंट का। अगर हम बात करें हाइड्रोजन, क्या है ये हाइड्रोजन, तो ये क्या है एटम है। हीलियम ये क्या है एटम है। लिथियम ये क्या है एटम है। सोडियम क्या है एटम है। फ्लोरीन क्लोरीन नियान सब ये क्या है एटम है। सब छोटे छोटे एटम है। तो ये बात हो गई रिप्रेजेंटेशन की। मेडअप ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। साइज होता है 100 पिकोमीटर। सबसे पहले इसका डिस्कवरी किया था 400 बिफोर क्राइस्ट में डेमोक्राइटस साइंटिस्ट ने, और इसका नाम दिया था एटॉमस। एक बेसिक पार्टिकल होता है, छोटा सा पार्टिकल होता है जिसको हम एटम कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है तो एटम का ही पार्ट। तो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है। थोड़ा सा यहां पर इसके अरेंजमेंट को भी देख लें। अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होता है। जो न्यूक्लियस होता है बीच में बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ये क्या है न्यूक्लियस। ये किसका बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके बाहर क्या होता है सेल या फिर ऑर्बिट, जिसमें कौन रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन। तो ये होता है एटम का स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने यहाँ कार्बन पे बना रखा। कार्बन एक एटॉमिक पार्ट एटम है जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और इसी का क्या होता है मास होता है। और इसी मास को हम कहते हैं एटॉमिक मास। जितने प्रोटॉन अंदर हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। थोड़ा सा इसको समझते हैं आखिर में ऐसा क्या है। एटॉमिक मास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन in an न्यूट्रल एटम। एक न्यूट्रल एटम के अंदर क्या हो जितने प्रोटॉन होंगे जितने न्यूट्रॉन होंगे उन दोनों को ऐड करने के बाद जो आएगा उसे हम क्या कहेंगे एटॉमिक मास कह देंगे। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे ए से एटॉमिक मास।
बात करें एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन एन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम, एक न्यूट्रल एटम की बात करें तो उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो दोनों में से किसी एक का नंबर हम ले लेंगे और उसे हम क्या कह देंगे? एटॉमिक नंबर कह देंगे। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? जेड से। जेड इक्वल होता है किसके? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के या फिर प्रोटॉन के। इलेक्ट्रॉन के या फिर प्रोटॉन के। सबसे जरूरी बात है, यहाँ पर मैंने एंड लिखा है और यहाँ पर और लिखा है, मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों में से कोई एक। यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही साथ में। ठीक, अब थोड़ी सी बात यह है कि हम मास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंसीडर कर रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं कर रहे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बहुत ही कम मास होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक मास में कंसीडर नहीं करते। कुछ इसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा इसके बारे में पता चल पाए कि क्या है। एक एग्जांपल देखें हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है एटॉमिक नंबर 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। और ये कैसा होता है? निगेटिवली होता है, निगेटिवली। प्रोटॉन की बात करें तो कितना है? 1। दोनों में से कोई एक, या तो इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, दोनों में से कोई एक। और ये कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्या होता है? चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज। न्यूट्रॉन कितना होता है? तो न्यूट्रॉन तो अभी हमें पता चल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका ना ही मास है ना ही न्यूट्रॉन है। अगर न्यूट्रॉन देता तो मास पता कर लेते, या फिर मास पता होता तो न्यूट्रॉन पता कर लेते। तो इसका जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 1 होता है, 1.008 होता है। बहुत ही कंसेप्चुअल बात है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। एटॉमिक मास कितना होता है? 1.008, या फिर हम इसको कंसीडर कर लेते हैं 1। अब हमें मिल गया एटॉमिक मास, एटॉमिक मास मिल गया। इलेक्ट्रॉन कितना? 1। प्रोटॉन कितना? 1। ठीक, एटॉमिक नंबर 1। हम क्या करते हैं? एटॉमिक मास मिल गया, प्रोटॉन मिल गया, हमें न्यूट्रॉन चाहिए। तो ये एक इसका फार्मूला है, डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन है 1, न्यूट्रॉन हमें पता नहीं। ये दोनों इक्वल हैं, दोनों को अगर ऐड करें तो हमें क्या मिल जाता है? एटॉमिक मास मिल जाता है, जो कि कितना है? 1। अब यहाँ से देखें, अब यहाँ से देखें तो न्यूट्रॉन किसके इक्वल आ जाएगा? 1 - 1 के इक्वल हो जाएगा। जब हम इस 1 को दूसरे साइड में ट्रांसफर कर देंगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। क्यों? क्योंकि इसके आगे प्लस लगा हुआ है। जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो साइन क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। इक्वल के जब राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो साइन बदल जाएगी, -1। ये है। अब इसको हमने क्या कर दिया? माइनस, एक में से एक घट गया, कितना जीत जाएगा? कितना आएगा? 0। 0 आ गया। मतलब न्यूट्रॉन कितना है इसके अंदर? 0 है। न्यूट्रॉन कितना है? 0, एक भी न्यूट्रॉन नहीं।
बात समझ में आई? हाइड्रोजन एटम को हमने देखा है, एटॉमिक नंबर 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, एटॉमिक मास 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0। ठीक, चलिए अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास निकालने की, कैसे हम इसको निकालेंगे। हाइड्रोजन का हमने देखा है अभी। अब हम देखते हैं एक दूसरे एलिमेंट का, लिथियम का। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 3। ठीक, और न्यूट्रॉन कितना, ये तो पता नहीं है। इसका एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास ये हमने कुछ याद कर रखा है। एटॉमिक मास होता है 6। अब हम एटॉमिक मास से क्या करेंगे? न्यूट्रॉन निकाल लेंगे। क्या होता है? एटॉमिक मास इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास कितना है? 6। प्रोटॉन कितने हैं? 3। न्यूट्रॉन कितने हैं? यही तो निकालना है। ठीक, 3 को हम क्या करेंगे? दूसरे साइड में शिफ्ट करेंगे। इक्वल के हम इधर लेफ्ट साइड में क्या कर रहे हैं? शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ प्रोटॉन का चार्ज क्या है? प्लस, तो इसलिए हमने इसको प्लस लिया था। लेकिन जब हम दूसरे साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 6 - 3 इक्वल टू न्यूट्रॉन, मतलब 3 आ जाएगा वैल्यू किसका? न्यूट्रॉन का। इसका मतलब क्या है? लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन, 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन होते हैं। ये हमने एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की बात की, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात की। इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो बीच में क्या आ जाएगा? बीच में आ जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कितने कितने होंगे? प्रोटॉन हो जाएगा 3, न्यूट्रॉन हो जाएगा 3। बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करेगा? न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करेगा। न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करेगा। कैसे? कितने हैं? 2, 3 है तो 1, 2 किस में रिवॉल्व करते हैं? सेल में। तो पहले सेल को कहते हैं के सेल, पहले सेल को के सेल कहते हैं। और इस पहले सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं, ड्यू टू एनर्जी लेवल। इसको हम पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल में। तो 2 तो इसमें भर गए। अभी कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। तो हमें 3 में से 2 भर गए, 1 बचा। तो 1 कहाँ चला जाएगा? दूसरे सेल में, दूसरे सेल में चला जाएगा। ये रहा, ये दोनों के दोनों क्या हो गए? सेल, या फिर इसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं। 3 प्रोटॉन, 3 न्यूट्रॉन बीच में, बाकी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर। ये इसका क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। समझ में आया बात? यहाँ जो न्यूक्लियस होता है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बाहर निगेटिव चार्ज। दोनों के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। इनके बीच में अट्रैक्शन होता है और बाकियों के बीच में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है। ठीक, और एक आध दो का हम एग्जाम्पल में देखें। ऐसे ही जितने भी आपके बुक्स में ये सारी चीज़ें मिले, उनको कोशिश करिए लगाने के लिए। जितने एलिमेंट्स मिले उनको ऐसे ही निकाल करके एक एक एलिमेंट्स को देखिए, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, उसका एक स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर बनाइए, देखिए कैसे बनता है। लिथियम का हमने अभी देखा था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 आ गए थे। अब हम देखते हैं लिथियम प्लस। यहां पर क्या था? लिथियम क्या था? न्यूट्रल था।
क्यों न्यूट्रल था? 3 इलेक्ट्रॉन थे और 3 प्रोटॉन थे। इन दोनों को जोड़ने के बाद वैल्यू क्या आ गई थी? 0। कैसे आ गई थी? इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब ये -3 हो गया और ये +3 हो गया। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। 0 का मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है। बात समझ में आ रही है? अब चार्ज जब आता है तो किसके वजह से आता है? चार्ज आने का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक एटम से दूसरे एटम में चला जाता है। उससे क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन किसी के अंदर कम हो जाता है और जिसके अंदर जाता है उसके अंदर अधिक हो जाता है। जिसके अंदर से निकला उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसके अंदर जाकर के लग गया उसके ऊपर चार्ज आ जाता है माइनस। ठीक, तो अब बात करें लिथियम प्लस की। लिथियम प्लस मतलब कैटायन। जब प्लस चार्ज आता है तो इसको कैटायन बोलते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर तो वही है, एटॉमिक नंबर में कोई चेंजेस नहीं। एटॉमिक नंबर 3 अब भी है। इसका मतलब क्या है? इसमें जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे वो भी उतने ही होने चाहिए। ठीक, प्रोटॉन तो हमेशा फिक्स रहता है। एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन है वो हमेशा फिक्स रहते हैं। मतलब इसमें क्या है? 3 प्रोटॉन है। समझ में आई बात? 3 प्रोटॉन, 3 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल। अब ऐसा क्या हो गया कि 3 प्रोटॉन में से ऐसा क्या हो गया कि इसके ऊपर एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा दिखने लग गया? प्रोटॉन कभी भी आता जाता नहीं है, जितना रहता है उतना ही रहता है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे 2। कैसे? देखते हैं। ये हो गया प्रोटॉन, ये हो गया प्रोटॉन और इसमें हमने कर दिया क्या? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड, तो क्या आएगा? +1 आएगा। इसका मतलब एक तरह से और समझिए, 3 प्रोटॉन थे और इसी में 3 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो यहाँ कितने बचेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? यही 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है? लिख दिया है। ठीक, 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब एक प्रोटॉन क्या हो गया? इसमें ज्यादा हो गया। एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया, वही एक चार्ज हमें यहाँ दिख रहा है। बात समझ में आ रही है? समझिए इस बात को। 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रल। हमने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। कितने बच गए? 2। 2 बच गए। कितने प्रोटॉन पहले से थे? अभी भी हैं। 3 पहले थे और अभी भी हैं। अब इन दोनों को जोड़े तो क्या आएगा? +1 तो आएगा ही। और ये +1 किसका है? प्रोटॉन का ही है। बात समझ में आ रही है? तो ही जितना जितना आएगा ये वैल्यू, जितना प्रोटॉन बचेगा वही उसका चार्ज लग जाएगा और इसको क्या बोल देंगे? कैटायन बोल देंगे। ठीक, न्यूट्रॉन कितने हैं? तो न्यूट्रॉन में कोई चेंजेस नहीं, न्यूट्रॉन से कोई मतलब नहीं यहाँ पे, क्योंकि निकलने वाला कौन था? इलेक्ट्रॉन था। जब भी कभी भी एटम से कुछ भी आने जाने का काम करता है, कुछ बॉन्ड बनाने का काम करता है, तो वो होता है ओनली इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ही क्या होता है? ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। एक एटम से दूसरे एटम में क्या होता है? ट्रांसफर होता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहीं भी नहीं जाते, ये क्या हो जाते हैं? फिक्स हो जाते हैं। नो ट्रांसफर, कोई ट्रांसफर नहीं। बात समझ में आई? अगर यहां पर हम क्या कर दें? अगर यहां पर हम कर दें लिथियम माइनस, लिथियम को माइनस में कर दें
मतलब लिथियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाए, माइनस चार्ज आ जाए, तो क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा। लिथियम माइनस, यहां पर न्यूट्रॉन कितने हैं, 3, तब भी थे अभी भी। मास कितना है, 6। मास में भी कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि मास में हम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 6। मास में कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को मास में कंसीडर नहीं करते। लिथियम माइनस की बात करें, जो कि क्या है, एनायन। ये एनायन कैसे आया, एटॉमिक नंबर कितने, वही 3। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने होंगे, ये तो फिक्स है 3। इलेक्ट्रॉन का भी हम देखेंगे कैसे क्या हो गया। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन भी है फिक्स, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, चार्ज हो न्यूट्रल हो कोई दिक्कत नहीं, 3। मास नंबर या फिर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना हो गया, 6, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मास तो बस एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से आता है। अब यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आ गया, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 3 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 3 और 3 क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, ये माइनस ये प्लस न्यूट्रल हो गए। इसमें हमने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, कितने हो गए अब ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ 3 प्रोटॉन और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, कौन ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वही चार्ज यहाँ पे लग गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ 2 लगा देते, तब ऐसे लगा देते, 2 लगा देते, 3 होता तो 3 लगा देते, 4 होता तो 4 लगा देते। बात समझ में आ रही है। लेकिन ये 2 4 जो भी चार्ज आते हैं, ये क्यों आते हैं, ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आते हैं। इस दुनिया में जो भी आया है वो स्टेबल होना चाहता है, एटम भी स्टेबल होना चाहता है, इनर्ट गैस के जैसे बनना चाहता है। बात समझ में आई। तो इसलिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, ये तब होता है जब ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। जब आप ऑक्टेट कंप्लीट करता है तब बॉन्ड बनाता है। बात समझ में आई, ठीक। ये हो गया एटम, और एटम के हमने कुछ स्ट्रक्चर देखे। अब देखते हैं कि सबसे छोटा एटम कौन होता है, सबसे बड़ा एटम कौन होता है। सबसे छोटा एटम, सबसे बड़ा एटम, स्मॉलेस्ट एटम, स्मॉलेस्ट एटम, सबसे छोटा एटम कौन है, हीलियम। हीलियम क्या है, सबसे छोटा एटम है। फ्रेंसियम सबसे छोटा है तो सबसे बड़ा भी कोई होगा। लार्जेस्ट एटम, सबसे बड़ा एटम कौन है, फ्रेंसियम। कौन है, फ्रेंसियम, फ्रेंसियम। और ये क्या हो गया, हीलियम। एक बहुत बड़ा होता है, सबसे बड़ा है। अगर बात करें कि सबसे पुराना एटम कौन है, ओल्डेस्ट एटम, ओल्डेस्ट एटम सबसे पहले यही आया था, बिलियंस ईयर एगो, बहुत पहले आया था ये। कौन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये बहुत हल्का गैस होता है, बहुत ही हल्का गैस होता है। गुब्बारे में जो हवा भरा जाता है, जो गुब्बारा उड़ता है, वो कौन सा गैस भरा जाता है, हाइड्रोजन गैस भरा जाता है। तो ये ओल्डेस्ट एटम भी है, और साथ में क्या है, बहुत ही हल्का गैस है। बात समझ में आ गई, ठीक। ये हो गई बात एटम की। ये रहा कुछ इसका स्ट्रक्चर एटम का, जो कि मैंने पहले बताया था।
बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, चारों तरफ होते हैं सेल और ऑर्बिट, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, कोई एक इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो जाए, बाहर चला जाए, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, तब इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया मतलब प्रोटॉन का संख्या बढ़ गया, नंबर बढ़ गया, जितना जाएगा उतना बढ़ता चला जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 3 प्लस हो जाएगा। ठीक, अगर यही बात हम कहें कि इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए, आएंगे और जाएंगे कब, जब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए, एक आया तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस। 2 आ जाए तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, -2। 3 आ जाए तो क्या आ जाएगा, -3। समझ में आ गई बात। तो ये रही बात एटम की। वीडियो लाइक करें अगर अच्छी लगी हो तो, और अगली बार जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे इसके ऑक्टेट के बारे में, जो भी ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्यों, कैसे, क्या हो रहा है, तो उसके बारे में सारी बातें जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ कीमोलॉजी में।